बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज आप लोगों को केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर IUPAC नामकरण समझा रहे हैं। 15-20 मिनट के वीडियो में आपसे लगभग इसमें 90% आपका होमवर्क पूरा हो जाएगा। लेकिन इसके पहले एक सूचना है कि अभी लॉकडाउन के कारण जो परीक्षा स्थगित हो गई थी, कक्षा 12 की परीक्षा की डेट आ गई है। ये 9 जून से और 15 तक होगी, 15 जून तक। 15 को कक्षा 12 की रसायन की परीक्षा है, केमिस्ट्री की परीक्षा है। इसके लिए आपको तैयारी करना है तुरंत। जो अभी आप साल भर पीछे पढ़े हो, जो लड़के कोचिंग में पढ़े थे, जो छात्र, उसके अलावा जो स्कूलों में और थे, हमारे नई गढ़ी में या के और आसपास रीवा में, तो आपको पूरा रिवीजन कर लेना है एक बार अपना। और साथ में हम इसमें अपने YouTube में 5-6 दिन के अंदर जितना हो सकता है 10, 12, 15 वीडियो मेन हेडिंग का डालेंगे, जिसको आपको देख लेना है। हो सकता है वो अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो उसमें ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। जो थोड़ा ज़्यादा स्कोरिंग वाले क्वेश्चन है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर वाले मार्क्स वाले हैं, उनको हम अभी वीडियो में बना के 2-3 दिन, 4 दिन के अंदर डाल रहे हैं। इसमें आप लगातार बस हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, तो आपकी लगभग आधा पेपर केमिस्ट्री का फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए आज हम आपको एक बेस जो 11th का है वास्तव में, लेकिन 12 में ज्यादा काम पड़ता है। क्या? IUPAC 12 के अधिकांश छात्र हालांकि इसको जानते होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि IUPAC है क्या। कि ये अपने कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की एक महत्वपूर्ण पद्धति है, जो वर्तमान में यही चल रही है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? कि अभी हम लोग क्या थे कि हमारे देश में भी विद्वान लोग होते थे, अच्छे इंटेलिजेंट छात्र होते थे, लेकिन भाषा के कारण दिक्कत हो जाती थी। कैसे? कि जैसे हम अब किसी चीज को, जैसे ये कुर्सी है, इसको कुर्सी कह रहे हैं, लेकिन अब यही छात्र हम गए अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, और वहां कुर्सी कहेंगे तो कोई नहीं जानेगा। हम कितना भी जानते हैं लेकिन कोई नहीं जानेगा। एल्कोहल को हम कह रहे हैं एथिल एल्कोहल, लेकिन वहां चले गए तो उसी को चेयर बोल रहे हैं। तो भाषा के कारण जब दिक्कत उत्पन्न होने लगी, तो इसके लिए कई लोगों ने इस पर विचार करना शुरू कर दिया। इसके लिए सबसे पहले लगभग 1892 में एक जिनेवा में रसायनज्ञों का एक मीटिंग हुई, रसायनज्ञों का एक कहना चाहिए कि सम्मेलन हुआ, जिसमें उन्होंने नामकरण के कुछ नियम निकाले, जिसको हम लोग जिनेवा प्रणाली, वो सबसे पहले कब हुआ? 1892 में जिनेवा में। इसको क्या कहा गया? जिनेवा प्रणाली। लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां थी। पूरी तरह से कार्बनिक यौगिकों का नामकरण इस प्रणाली से सही ढंग से नहीं हो पाता था। इसके बाद इसी को 1935 में इसी को सुधार करके, अंतरराष्ट्रीय रसायनज्ञ संघ द्वारा इसी को सुधार करके इसको कहा गया IUC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री नामकरण के लिए। लेकिन अभी भी इसमें कुछ त्रुटियां थी, तो इसको फिर 1947 में 1947 इसी को और संशोधित करके कहा गया IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको लिख लेना है। 11th के बच्चों को कंफर्म होना चाहिए, 12 में अधिकांश बच्चों को कंफर्म होगा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड
एप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की जो मुख्य प्रचलित पद्धति वर्तमान में है, ये क्या है कि सभी वैज्ञानिकों ने यह कहा कि हम क्यों ना एक ऐसा नामकरण कार्बनिक यौगिकों का शुरू कर दें जो सभी देश के लिए अनिवार्य हो। इसका मतलब ये नहीं कि जो सामान्य नाम है, जो जनरल नाम है, वो काम के नहीं है। अपने देश में हम अधिकांश 95% जनरल कार्बनिक यौगिकों के जनरल नामों का ही प्रयोग करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन यदि हम विश्व मंच पर जा रहे हैं तब हमको उन्हीं कार्बनिक यौगिकों के लिए ये IUPAC नाम बोलना पड़ेगा। जैसे एथिल अल्कोहल है, उसको एथेनॉल कहना पड़ेगा, या और बहुत सारी चीजें जो हम आगे बताएंगे। तो दूसरी चीज आवश्यक क्यों है कि कार्बनिक रसायन पढ़ने के लिए सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का ज्ञान होना आवश्यक है, जो हम अभी आगे अगले वीडियो में डालेंगे। हाइड्रोकार्बन जब आपको समझ में आ जाएगा तो ये IUPAC नाम निश्चित रूप से बन जाएगा। तो इसका ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। चलिए ये अब हम शॉर्ट में, जिससे समय सीमा के अंदर पूरा भी हो जाए, ये नामकरण की थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। हालांकि ये इतना लंबा चैप्टर है कि कम से कम 10 वीडियो हमको डालना पड़ेगा, तब ये पूरी तरह से कंफर्म होगा। लेकिन आप जो हम कंक्लूड करके अभी बना रहे हैं शॉर्ट में, कि सामान्यतः जिन बच्चों को अभी पहले से थोड़ी सी प्रैक्टिस है उनको ये कंफर्म हो जाएगा, तो परीक्षा के हिसाब से अभी थोड़ा सा ताजा हो जाएगा। तो इसके लिए, क्योंकि कार्बनिक यौगिक करोड़ों में है, करोड़ों कार्बनिक यौगिक है, अगर उनका नामकरण का एक हम निश्चित क्रम नहीं बनाएंगे तो निश्चित रूप से उनका फिर अध्ययन करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो इसके लिए IUPAC में अगर हम देखें तो 3 स्टेप्स होते हैं। IUPAC नामकरण में कार्बनिक यौगिकों के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला हम कहते हैं प्रीफिक्स। पहला हम कहते हैं प्रीफिक्स। इसके बाद वर्ड रूट, इसके बाद सफिक्स। आप जानते हैं सब लोग, प्रीफिक्स मतलब होता है जो किसी भी शब्द के या वाक्य के पहले लग जाए, उसको प्रीफिक्स कहते हैं। वर्ड रूट आपको बताएगा कि वास्तव में हमारे कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन है, ये नंबर ऑफ कार्बन बताएगा। और सफिक्स हमको क्या बताएगा, जो हम किसी नाम के या किसी वाक्य के बाद में लगाते हैं। किसी नाम के, जैसे है जल है, अगर यहां हम बाद में लिख दिए जा, ये हो गया जलज, तो ये जा क्या हो गया, सफिक्स हो गया। अगर ये जा हम ना लगा के जल में पीछे लगा दे अजल, तो यहां ये आ क्या हो गया, प्रीफिक्स। जा क्या हो गया, सफिक्स। और मुख्य जो कार्बन की संख्या है उसको हम बोलेंगे वर्ड रूट। लेकिन इसको जानने से पहले छोटी सी एकदम बेस की चीज है जो कि सबको जल्दी से कंफर्म करना, क्या कि अगर किसी कार्बनिक यौगिक में, ग्रीक शब्द है जो सभी को, ये स्टार्टिंग कार्बनिक रसायन का स्टार्टिंग अध्ययन हम आपको बता रहे हैं, शुरुआत एक समझ लीजिए, क्या कि अगर एक कार्बन है किसी में तो इसको हम कौन सा शब्द कहेंगे, मेथ। एक कार्बन है मेथ, 2 कार्बन है एथ, 3 कार्बन है प्रोप, 4 कार्बन है ब्यूट, 5 कार्बन है पेंट, 6 कार्बन है हेक्स, 7 कार्बन है हेप्ट, 8 कार्बन है ऑक्ट, 9 कार्बन है नोन, 10 कार्बन है डेक। कम से कम इतना याद होना चाहिए। 11 होगा अनडेक, ऐसे फिर आगे बढ़ता जाएगा, वो फिर आपके काम की चीज अभी नहीं है।
लेकिन इतना 10 तक कम से कम अभी याद होना चाहिए। इतना ही काम पड़ेगा आपको 11th में, 12 में, बीएससी में, एमएससी में, जहां तक आप पढ़ेंगे मुख्य रूप से इतना ही काम पड़ेगा। तो ये इतना याद करना है। इसके आगे हम अभी आपको 30-40 तक अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन इतना याद रखना है कि ये कार्बन IUPAC नाम लिखने के लिए ये ग्रीक नाम, कार्बन की संख्या के ग्रीक नाम आपको कंफर्म होना जरूरी है। ये लगभग 50% बच्चों को 10वीं में ही याद हो जाता है, जिनको नहीं याद होगा ये कंफर्म कर। इसके अलावा जब कोई सबस्टिट्यूएंट जुड़ते हैं, प्रतिस्थापी जुड़ते हैं, प्रतिस्थापी क्या फिर बताएंगे। अभी जैसे ये लिखे हैं प्रीफिक्स, हम इसको डिटेल में नहीं गए हैं। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री। तो इन्हीं को ये समझ लीजिए कि प्रीफिक्स जो लगते हैं यही प्रतिस्थापी हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिक में जो प्रीफिक्स लगते हैं, जैसे एथिल, मेथिल और क्लोरो, ब्रोमो, ये सब हैं प्रीफिक्स हैं। तो इनका नामकरण या पोजीशन बताने, संख्या बताने के लिए एक शब्द और प्रयोग करते हैं। क्या? एक के लिए मोनो। अगर मुख्य श्रृंखला में जब हम क्रमांकन करेंगे तो 1 नंबर कार्बन पर कोई चीज 1 है, उसकी संख्या उस यौगिक में 1 है प्रतिस्थापी की, तो क्या कहेंगे उसको? मोनो। 2 के लिए हम क्या कहते हैं? डाई। 3 के लिए हम क्या कहते हैं? ट्राई। 4 के लिए हम क्या कहते हैं? टेट्रा। 5 के लिए पेंटा। फिर यही शब्द आ जाते हैं। तो ये हमको याद रखना है। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये किसी हमारे कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापियों की संख्या, 2 प्रतिस्थापी, जैसे ये CH3 है। अब ये CH3 क्या है? मेथिल। अब चूंकि ये एल्किल मूलक और फंक्शनल ग्रुप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, तो इसका भी एक वीडियो अभी हम आगे डालेंगे कि एल्किल मूलक क्या है। जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन से 1 हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है तो एल्किल मूलक बन। जैसे हाइड्रोकार्बन क्या है? CH4 से 1 हाइड्रोजन निकल जाए, ये CH4 पहला हाइड्रोकार्बन है संतृप्त, इसको क्या कहते हैं? मीथेन। इससे 1 हाइड्रोजन निकल जाए तो ये बन जाएगा CH3, मेथिल। क्या बन जाएगा? मेथिल। ये हो गया एल्किल मूलक। क्योंकि किसी भी कार्बनिक यौगिक के 2 ही भाग होते हैं मुख्य रूप से। पहला क्या? एल्किल मूलक, एल्किल ग्रुप, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। 2 भाग सामान्यता होते हैं किसी भी कार्बनिक यौगिक से, एल्किल मूलक और क्रियात्मक समूह। तो कोई कह दे ये एल्किल मूलक कहां जुड़ेगा? फंक्शनल ग्रुप से। फंक्शनल ग्रुप कहां जुड़ेगा? एल्किल मूलक से। ये सामान्य चीजें हैं, लेकिन ये लंबी चीजें हैं। जब अंदर आप पढ़ने लगेंगे तो ये धीरे धीरे कन्फर्म होंगी, लेकिन ये बनेगा तभी नामकरण भी समझ में आएगा। तो ये हो गया मेथेट, प्रोप, ब्यूट, ये कन्फर्म होना चाहिए। और इसके बाद ये प्रतिस्थापी की संख्या, एल्किल मूलक क्या है, क्रियात्मक समूह क्या है। जैसे दूसरा C2H6, ये क्या है? इथेन। अगर इससे 1 हाइड्रोजन निकल जाए तो ये क्या बन जाएगा? C2H5, एथिल या इथाइल। ये भी सबस्टिट्यूएंट है, प्रीफिक्स है। तो इसके अलावा ब्रोमीन, Br, Cl, F, I, ये सब जिनको हम हाइलोजन कहते हैं, हाइलो समूह कहते हैं, ये भी हम सबस्टिट्यूएंट में लिखते हैं, प्रीफिक्स में लिखते हैं। तो अब चलिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको कराते हैं जल्दी से, क्योंकि आज हमारा उद्देश्य है कि थोड़ा सा नामकरण आपसे बनने लगे। तो इसके लिए हाँ, तो IUPAC नामकरण के लिए IUPAC ने कुछ नियम प्रस्तावित किए थे। 4, 5, 6 नियम है। उन नियमों को अलग से लिखाना कोई आवश्यक नहीं है। आप चूंकि पढ़ रहे हैं, अलग से लिखना होगा तो किताब में है, लिख लेंगे। लेकिन अभी हम जब उदाहरण देंगे तो, और नियम याद करना भी आवश्यक नहीं है। जब उदाहरण बनने लगेगा तो नियम अपने आप बनने लगेंगे, नियम की अप्लाई अपने आप होने लगेगी उदाहरणों में। तो जैसे हम पहला एक लेते हैं, C, ये कितने C हो गई? 6C। अब पहला बिल्कुल इजी, सबसे इजी ले रहे हैं। अब देखिए यहां कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड। अभी हाइड्रोकार्बन में शॉर्ट में 1 मिनट आप सुन लीजिए, हो सकता है कुछ बच्चों को ना मालूम हो कि हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से
चार प्रकार के हो सकते हैं। एल्केन, पहला हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एल्केन। दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन, और एक होता है एरिन्स, जिसे हम बेंजीन भी कहते हैं। मुख्य रूप से उदाहरण बेंजीन का होता है एरिन्स में। तो इसको तो हम आगे बताएंगे। ये थोड़ा सा टफ तो नहीं है, बिल्कुल सरल है, लेकिन ये कि इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ये पूरी पीरियड 2 पीरियड है। तो यहाँ एल्केन क्या है? एल्केन मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सदैव सिंगल बॉन्ड हो। इनमें सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन में शार्ट में हम बता रहे हैं अलग से, वैसे इसके पीरियड हम देंगे, इसका वीडियो बनाएंगे हाइड्रोकार्बन का। लेकिन अभी नामकरण समझने के लिए थोड़ा सा ये जानना जरूरी है कि एल्केन में पहली चीज क्या है? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। दूसरी आवश्यक चीज क्या है कि इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2, यानी जितने कार्बन होंगे उसके 2 गुना में 2 जोड़ देंगे। जैसे एक कार्बन है तो Cn में 1 लिख के H 2 गुणे 1+2 बराबर CH4। ये हो गया मीथेन पहला। अगर यहां 2 कार्बन होते तो C2H2 गुणे 2 बराबर C2H6। अब देखिए यहां एक कार्बन है, सिंगल बंध है, तो इसका नाम कहां से शुरू होगा? एक कार्बन वाले का भी लिखे थे हम मेथ से। कहां से शुरू होगा? मेथ से। और सिंगल बंध है तो लास्ट में क्या हो जाएगा? N। मतलब इनका नामकरण करने के लिए अनुलग्न क्या लगाते हैं? N। एल्केन के लिए बता रहे हैं, पहला क्या शर्त है? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरा क्या? इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। तीसरा क्या? इनका नामकरण करने के लिए इनके नाम के अंत में, माने कार्बन परमाणुओं की संख्या के ग्रीक नाम के अंत में N अनुलग्न लगाते हैं। बिल्कुल सरल है, ये बनना चाहिए। इन्हें एक चीज और, इन्हें पैराफिन भी कहते हैं। एल्केनों को क्या कहते हैं? पैराफिन, याद रखना है। एल्केनों को पैराफिन बोलते हैं। इसी प्रकार क्योंकि हम नामकरण बता रहे हैं तो शॉर्ट में इसको बता रहे हैं। एल्कीन, एल्कीन में पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि इनमें कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड, द्विबंध होना आवश्यक है। दूसरा क्या हो सकता है कि इनका सामान्य सूत्र CnH2n, ये +2 नहीं होगा। तीसरा क्या? इनका नामकरण करने के लिए कार्बन परमाणुओं की संख्या के ग्रीक नाम के अंत में इन क्या अनुलग्न लगा देते हैं? इन अनुलग्न। जैसे इसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो इसमें पहला मुख्य रूप से इसका पहला सदस्य जो संतृप्त है, वो पहला सदस्य इसका 2 कार्बन परमाणु से शुरू होता है। क्या? एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। अब इनका नामकरण करने के लिए अंत में अनुलग्न क्या लगा देते हैं? इसी प्रकार तीसरा क्या है? एल्काइन। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कम से कम 3 बंध, एक 3 बंध होना चाहिए। इनका सामान्य सूत्र क्या होगा? इनका सामान्य सूत्र होगा CnH2n-2। तीसरा, इनका नामकरण करने के लिए कार्बन परमाणुओं की संख्या के ग्रीक नाम के अंत में बाई आयन अनुलग्न लगा देते हैं। इतना कंफर्म हो जाएगा तो ये नामकरण अभी कुछ न कुछ बनने लगेगा। तो चलिए देखिए नामकरण। जैसे ये कितने कार्बन हो गए? हाँ, तो ये 1 2 3 4 5 कार्बन है और कुछ नहीं है इसमें। तो एक सामान्य चीज अपने को सबसे पहले ये जानकारी होगी कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। अब सिंगल बंध है, इसका मतलब हाइड्रोजन हम लगा लेंगे। हाइड्रोजन इजी चीज है, सबसे लगभग बनता होगा। नहीं बनता है तो एक बार हम शुरुआत में बता रहे हैं कि जैसे यहाँ कुछ अगर नहीं है तो यहाँ कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 3। H, इसमें 2 बॉन्ड है दोनों तरफ, तो 2 हाइड्रोजन। तो यहां भी हम लिख सकते हैं H2, यहां भी 2 H2, यहां भी 2 H2, यहां 3 हो जाएगा। 1 बॉन्ड है सिर्फ, इधर 3 हो जाएगा। ये संतृप्त हो गया, पूरा कंफर्म हो गया। अब इसका नामकरण, तो नामकरण का जो IUPAC ने नियम दिया है, तो एक नियम सबसे पहले क्या आएगा कि इसमें सबसे पहले कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी चैन का चयन करना, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना।
तो एक ही श्रृंखला है, कोई शाखा इसमें नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है, कोई प्रतिस्थापी भी नहीं दिख रहा है, सीधे सीधे एक चैन है। तो अब दूसरा नियम क्या है? पहला नियम हम बोल दिए क्या? कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना। दूसरा क्या है नियम IUPAC का? चुनी हुई श्रृंखला को हम मुख्य श्रृंखला मानते हैं और उसमें कार्बन परमाणुओं का अंकन करते हैं। इस मुख्य श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं को हम क्या करेंगे? अंकन करेंगे। अब अंकन करने के भी कुछ नियम है, लेकिन यहाँ एक सीधी चैन है तो हम कहीं से भी अंकन कर सकते हैं। कैसे? 1 2, अब सीधा ले लेते हैं, 3 4 5, कोई साइड चैन नहीं है, कोई प्रतिस्थापी नहीं है, कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, नॉर्मल एल्केन है। अब नॉर्मल है तो इसको हम यान भी लिख देते हैं, ये सामान्य शाखा है। तो क्या हो गया? यान पेंटेन। 5 कार्बन है तो पेंट, और पूरे कार्बन में सिंगल बंध है जो नियम अभी बताए हैं, तो पेंट प्लस एन, पेंटेन, ये एन पेंटेन सामान्य नाम हो गया। अब यहीं पर एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे है सी 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 सी, इतना हो गया। अब यहां हम एक सी लगा दिए, यहां एक सी लगा दिए यहां। अब इसका नामकरण करना है। अब यहां हाइड्रोजन हम बार बार नहीं लगाएंगे, हाइड्रोजन लगाते सबसे बन जाएगा कि जिस कार्बन में जितने बंध हैं उनको छोड़ के 4 हमको पूरा करना है। जैसे एक बंध है तो हमको इसको इसमें 4 पूरा करना है, तो एक बंध है तो 3 हाइड्रोजन, एक बंध है तो 3 हाइड्रोजन। यहाँ इस वाले कार्बन में 1 2 3 बंध है तो सिर्फ 1 हाइड्रोजन लगेगा। ये अपने से बनना चाहिए। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, ये एक सामान्य नियम है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो अब इसका हम नामकरण, अगला नियम, पहला नियम क्या? सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना। चलिए चुनते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ से कहीं से भी देखेंगे सबसे लंबी श्रृंखला 6 है। अब जब 6 है तो हम इसी श्रृंखला को अपनी मुख्य श्रृंखला मानते हैं, मुख्य चैन मानते हैं। अब अंकन करना, तो अंकन के लिए एक नियम है क्या कि अंकन उधर से करेंगे जिधर से साइड चैन या प्रतिस्थापी पास में हो, जिसको उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी को छोटा अंक मिले, पास में हो। तो इधर से 1 2 3 नंबर में 1 2 3 4 5 6, 3 नंबर में प्रतिस्थापी आ रहा है। इधर से 1 2 3 4 5 6, इधर से 2 नंबर में आ रहा है। इसका मतलब ये वाला नामकरण हमारा रंग है, गलत है, ये वाला सही है। ऊपर से हम नाम, इधर से नामकरण करेंगे। अब नाम कितना सरल है देखिए, यहाँ 1 कार्बन है मतलब CH3 होगा, यहाँ 1 कार्बन है मतलब 3 हाइड्रोजन CH3 लगेगा। अब देख लीजिए 2 3 नियम इसी में आ गए, इसी उदाहरण में IUPAC के। क्या कि सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे? प्रीफिक्स का। प्रीफिक्स में क्या है? 2 शाखाएं हैं और दोनों मेथिल है, समान प्रतिस्थापी हैं दोनों। तो दोनों जब समान है तो पहले दोनों का स्थान लिखेंगे। क्या है दोनों? एक का स्थान क्या है? 2, दूसरे का क्या है? 4, 2 4। अब 2 कितने हैं कुल संख्या में? 2। अभी हम बताए थे कि संख्या बताने के लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे? मोनोडाई ट्राई टेट्रा। तो 2 4 डाई मिथाइल, 2 4 डाई मिथाइल, ये शाखा का नाम हो गया प्रीफिक्स। अब इसमें कोई क्रियात्मक समूह सफिक्स है नहीं, सफिक्स सिर्फ एन है। तो वर्ड रूट क्या है? कितना है? 1 2 3 4 5 6, हेक्स। हेक्स कार्बन कार्बन के बीच पूरे क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा? एन। 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, पूरा नाम कंफर्म, बिल्कुल इजी है, कोई कठिन। अगर ये बनने लगेगा आपसे, ये इजी वाला शुरुआत बनने लगेगी तो बड़े फिर इसी में हम क्रियात्मक समूह जोड़ते जाएंगे। एल्कोहल, एल्डिहाइड, जैसे एल्कोहल का क्रियात्मक समूह आप लोग जानते हैं, OH होता है एल्डिहाइड का, CHO होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, COOH होता है, ये लगते जाएंगे यहाँ सफिक्स में।
तो ये थोड़ा सा जटिल होता जाएगा लेकिन इजी रहेगा, लेकिन ये शुरुआत बनना चाहिए। चलिए एक और उदाहरण देते हैं, अगला। जैसे एक नया तरीका है, ये इतना कर दिए। अब ये वास्तव में ये एक यौगिक ही है, हाइड्रोकार्बन ही है। इसको हम क्या कहते हैं, ये तरीका नामकरण करने का, बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसको क्या कहेंगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसमें क्या हम मानते हैं कि यहाँ जो इसका कोने है, कोना है, जितने सिराया कोना, यहाँ पूरे कार्बन है। जहां इसमें मोड़ है, जहां टर्निंग है, वहां इसमें सभी में कार्बन है। तो इसमें कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन हो गए। अब यहां, अब मान लीजिए एक हम यहां और ऐसे कर दिए, एक हम यहां कर दिए। अब इसका कोई कह दे, अधिकांश इसी तरह से आते हैं, और ये ऊंचे ऊंचे कंपटीशनल एग्जाम में भी, जीवन वगैरह की परीक्षा में ये आते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए, एक बार अगर आइडिया बन गई तो सब इजी हो जाएगा। कैसे कि अब देखिए, अंकन हमको करना है, तो कहां से 1 2 3 4 5, 5वें नंबर में ये प्रतिस्थापी शाखा हमको दिख रही है। इधर से 1 2 तीसरे नंबर में, तो अंकन हमको कहां से करना चाहिए, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमारी मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन की हो गई, 9 की। अब नामकरण तो कहाँ है, जैसे ये समझिए यहां पर, चलिए ठीक है, ज्यादा जटिल नहीं कर रहे हैं, इतने कर किए दे रहे हैं। तो एक कहाँ है शाखा, 3 नंबर पर, एक कहाँ है 5 नंबर पर, 3 5। अब ये समान है, एक एक कार्बन है, इसका मतलब मेथिल है। तो 3 5 डाई मेथिल, 3 5 डाई मेथिल। फिर क्या, कितने कार्बन है, 9। तो नोनेन, 3 5 डाई मेथिल नोनेन, मतलब ये इसका नाम क्या हो गया, 3 5 डाई मेथिल नोनेन। ये भी शायद आप लोगों से बनने लगा होगा थोड़ा सा, लेकिन इसका हम एक उदाहरण और देते हैं। जैसे अब ये यहां द्विबंध है, डबल बॉन्ड, ये 2 लाइन हो गई। हालांकि अभी हम एल्केन का बता रहे थे, लेकिन चूंकि हाइड्रोकार्बन में है ये इजी है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन आपसे कंफर्म बनना चाहिए। तो यहां ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कोई शाखा इसमें नहीं है। तो बन जाएगा कि यहाँ अंकन 1 2 3 तीसरे नंबर में द्विबंध है, यहाँ 1 2 3 तीसरे नंबर में डबल बॉन्ड है। किसी तरफ से हम अंकन कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब क्या हो गया, इसका नाम हेक्स, द्विबंध है, इसका मतलब ये क्या है, एल्कीन, और एल्कीन में अम्लग्न इन, हेक्सीन। कहाँ है हेक्सीन, इधर से किए हैं, तीसरे नंबर में आ रही हेक्सीन 3। या इसी को एक नाम लिखने का और तरीका किताबों में लिखा रहा था, क्या, और हेक्स 3 इन, बिल्कुल इजी है। अधिकांश
बच्चों के हो सकता है कंफर्म रूप से यह समझ में आ गया होगा। अगला इसी में बताते हैं, जिसमें एक दो रूल और अप्लाई हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये है सी 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 सी। अब इसमें हमको नामकरण करना है। यहां एक सी लगा दिए, यहां एक सी लगा दिए, यहां भी एक सी लगा दिए। अब इसका नामकरण करना है तो इसमें क्या करेंगे, इसका एक नियम है। जैसे हम सबसे लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जब दोनों तरफ बराबर है तो हम सीधे सीधी वाली को ले लेते हैं। ये हमारी हो गई मुख्य श्रृंखला। अब इसमें अंकन किधर से करें, इस तरफ भी 2 से शुरुआत हो रहा है शाखा का और इधर से भी 2 नंबर से। तो फिर इसके लिए एक नियम है, क्या है, अंकन उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापियों के अंकों का योग न्यूनतम आए। इसको कहते हैं लोएस्ट सम रूल। इसका मतलब न्यूनतम योग का नियम, न्यूनतम योग का नियम। जैसे हम इधर से करते हैं, ये हो गई हमारी मुख्य सड़क। अब इस सड़क में हम इधर से पहले करते हैं तो 1 2 3 4 5 6। यहां कितने में शाखा है, कहां कहां पर, तो एक है 2 नंबर पर 2 प्लस एक कहां 3 पर 3 प्लस 5, एक 5 नंबर पर शाखा। तो कितना हो गया 10। और अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं तो एक शाखा कहां है, 2 नंबर पर, प्लस एक शाखा कहां है 4 नंबर पर, ये 4 हो गया उधर से, प्लस एक शाखा कहां है 5 नंबर पर। तो ये कितना हो गया 11। इधर से 10 आया, इधर से 11 आया। तो इसका मतलब ये वाला हमारा गलत है, ज्यादा आ रहा है, लोएस्ट सम ऑफ योग। मतलब इनका जो अंकों का योग है वो न्यूनतम आना चाहिए। तो ये हमारा ये वाला अंकन सही है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, कितना सरल है। देखिए कि सबसे पहले प्रतिस्थापियों का नाम लिखेंगे तो इसमें 2 2 3 5 ट्राई समान एल्किल मूलक जुड़े हैं, पूरा सी है। अभी हम आगे बताएंगे, थोड़ा सा अलग अलग एल्किल मूलक जोड़ेंगे, कहीं पर एथिल या प्रोपिल भी जोड़ के अपने से भी आप कर सकते हो, लेकिन एक बार देख लेना। 2 3 5 ट्राई मेथिल, 2 3 5 ट्राई मेथिल। कुल कार्बन कितने हैं 6, हेक्सेन। 2 3 5 ट्राई मेथिल हेक्सेन। कितना इजी है। इसी में हम एक और बताते हैं, कुछ भी हम लिख सकते हैं अपने से। प्रैक्टिस, ये नामकरण तभी बनता है जब प्रैक्टिस हो जाए। यदि प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो किताब से, ये केमिस्ट्री की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ शिक्षक के पढ़ाने पर ही बनती हैं। ये अपने से केमिस्ट्री का समीकरण या ये नियम एक बार शिक्षक को पढ़ाना अवश्य पड़ता है। एक बार आप जब ध्यान से समझ लोगे तो फिर अपने से भी बन जाएगी। जैसे एक हम बताते हैं सी 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 सी। अब यहां हो गया C2H5, यहां हो गया C2H5, यहां हो गया C। चलिए ज्यादा जटिल नहीं कर रहे हैं, अब इसका हमको नामकरण करना है। तो सबसे पहले नियम वही रूल के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मुख्य श्रृंखला का चुनाव। तो देखते हैं मुख्य सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव। तो सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6। लेकिन और देखते हैं 1 2 3 4 5। अब इधर कोई भी श्रृंखला चाहे टेढ़ी हो चाहे सीधी हो, अगर उसमें कार्बन ज्यादा है तो उसको हम मुख्य श्रृंखला मानेंगे। हाँ चलिए देखते हैं इसमें मुख्य श्रृंखला कौन सी मानेंगे। 1 2 3 4 5
6 7, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर इसको हम खोलेंगे C2H5 को तो ये खुल जाएगा CH2 CH3, लेकिन खोलना आवश्यक नहीं है, इसको हम 2 कार्बन मान लेंगे। इसका मतलब हमारी मुख्य श्रृंखला कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। अब यहाँ एक एक कार्बन है, इसका मतलब CH3 और ये H3 इधर लग जाएगा। बाकी इनमें सब में हाइड्रोजन बैलेंस संतृप्त कर देंगे। अब मुख्य श्रृंखला का चुनाव हो गया। अंकन किधर से करेंगे, तो इधर से 1 2 3, तीसरे नंबर में CH3 है, यहां से 1 2 दूसरे नंबर में मेथिल समूह जुड़ा है। इसका मतलब अंकन सीधे बिना सोचे हुए जिधर से साइड चेन पास हो उधर से, अगर दोनों तरफ समान दूरी पर है तब फिर न्यूनतम योग नियम लागू होगा। अगर एक तरफ पास में है तो न्यूनतम योग नियम लागू नहीं होगा। तो कैसे, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे देखेंगे। यहाँ क्या है, एक CH3, यहाँ C2H5 है, एक शाखा ये हो गई, एक शाखा ये हो गई, एक शाखा ये हो गई, 3 शाखा हो गई, और ये हमारी मुख्य सड़क हो गई। ये हमारी मुख्य सड़क, इतनी लंबी हमारी ये सड़क हो गई। तो ये मुख्य सड़क हो गई, ये 3 शाखाएं हो गई। ये 3 शाखाओं में ये 2 शाखाएं समान है, मेथिल है, लेकिन ये एथिल है। तो इसके लिए क्या नियम दिया IUPAC ने, वर्तमान में अल्फाबेट क्रम में। कैसे हम नाम किसका पहले लिखेंगे, जिसका नाम अल्फाबेट में पहले आएगा। तो अल्फाबेट में किसका नाम पहले आएगा, एथिल का, मेथिल यम बाद में आएगा। तो क्या लिखेंगे, अंकन किधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या हो गया इसका नाम, 3 इथाइल। 3 इथाइल, अल्फाबेट में ई पहले आएगा। अब फिर 2 5, 1 2 3 4 5, 2 5 डाई मिथाइल, 3 इथाइल 2 5 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है कुल, 7 हेप्ट, 7 कार्बन हेप्ट। इसके बाद कहीं भी द्विबंध नहीं है, मतलब N, 3 एथिल 3 इथाइल 2 5 डाई मिथाइल हेप्टेन। कितना बढ़िया नाम, कितना इजी। आप लोग ध्यान से अगर समझेंगे तो कार्बनिक रसायन की शुरुआत ही यहीं से वास्तव में होती है, हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन पढ़ने के बाद बिल्कुल सरल आइडिया, कोई कठिन नहीं है। सरलता से आप लोग इसको अगर ध्यान देंगे तो ये कठिन नहीं है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सूचना और है कि अब हम कक्षा 12 के 3-4 दिन लगातार इंपॉर्टेंट 10-12 बिंदु डालेंगे। आपको यदि अभी परीक्षा 12वीं वाले नहीं दिए हैं तो वो वीडियो देख लेंगे, बहुत सारी उसमें आपको सहायता मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे लाल कलर से लिखा होगा, लाइक कर दीजिए, और हो सके तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। उसमें आपका कुछ लगना नहीं है, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे तो हम जो वीडियो डालेंगे वो अपने आप तक पहुंच जाएंगे सीधे आपके मोबाइल में। अगर नहीं करेंगे सब्सक्राइब तो कोई जरूरी नहीं कि वो अब वीडियो आपके पास पहुंचे। ठीक है, चलिए आज का यहीं तक करते हैं। अभी अगला वीडियो हम 12वीं क्लास का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल रहे हैं जो परीक्षा के हिसाब से उपयोगी होगा। धन्यवाद।